नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो Q1 2023 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स आए थे वो कैसे रहे और करंटली मेरा क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो बिजनेस है। काफी मैंने अलग अलग वीडियोस क्रिएट किए थे पास्ट में जो आप देख सकते हो। एंड करंटली एम आई इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इनटू दिस बैंक और नो, तो ये जानने के लिए कंप्लीट वीडियो देखिए। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, सेक्टर्स के बारे में मैंने ये चैनल में डिटेल में आपके साथ जो वीडियोस है या मेरा अंडरस्टैंडिंग जो है वो शेयर किया है। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के Q1 2023 फाइनेंशियल ईयर के जो रिजल्ट्स है वो कैसे रहे। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द असेट साइड। तो असेट यानी बैंक के पास टोटल कितने डिपॉजिट्स है। तो यदि आप Q1 22 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लगभग 21% का यहाँ पे ग्रोथ है। जो टोटल लोन बुक या टोटल जो असेट्स Q1 2022 में 1,13,794 करोड़ के थे वो इम्प्रूव होके या इंक्रीज होके अभी 1,37,663 करोड़ के हुए हैं। इसके बाद में यदि आप डिपॉजिट्स देखोगे जिसमें फिक्स डिपॉजिट आ जाता है या कासा यानी करंट और सेविंग अकाउंट्स के जो डिपॉजिट्स रहते हैं वो आ जाते हैं, तो उसमें यदि आप देखोगे तो लगभग 21% का इंक्रीज है। 84,893 करोड़ के थे Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो इंक्रीज होके 1,02,868 करोड़ के हुए हैं। और कासा एज अ परसेंटेज देखोगे यानी कासा रेशो देखोगे कंपेयर टू ऑल डिपॉजिट्स, सो दैट रेशो बैंक इज एबल टू मेंटेन एट अबाउट 50%, विच इज वेरी वेरी गुड। ईयर टू ईयर यहाँ पे कुछ डिग्रोथ है बिकॉज बैंक ने जो सेविंग अकाउंट्स के या इवन एफडी के जो रेट्स है वो रिसेंटली थोड़े कम कर दिए थे। असेट क्वालिटी यदि आप देखोगे यानी टोटल बैंक के जो असेट्स है इसमें कितना स्ट्रेस है, जो हम ग्रॉस और नेट लेवल के जो एनपीएज है वो देख के समझ सकते हैं। तो Q1 2022 में जो ग्रॉस एनपीए था बैंक लेवल का यानी उनके कंप्लीट लोन बुक का, रिटेल असेट्स हो गए प्लस उनके होलसेल असेट्स है प्लस उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लोन से, तो ओवरऑल जो बैंक के जीएनपीएस थे Q1 22 में वो 4.61% के थे, जो रिसेंटली यानी करंट क्वार्टर में थोड़े रिड्यूस होके 3.36% के हुए हैं। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में नेट एनपीएस बैंक लेवल पे 2.32% के थे, जो रिडक्शन होके उसमें 1.3% के फिलहाल में। बैंक ने यहाँ पे रिटेल एंड कमर्शियल फाइनेंस का एक सेपरेट कॉलम भी ऐड किया है, उसमें कितने एनपीएस है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये जो बैंक है उनका मेजर जो फोकस है वो रिटेल कस्टमर्स के ऊपर है। इनिशियली यदि आप देखोगे उनके लोन बुक मिक्स में तो रिटेल कम था एंड जो होलसेल या कॉर्पोरेट लोन्स थे वो ज़्यादा थे, बट ओवर द लास्ट 2 to 3 years बैंक एक्चुअली रिड्यूस अ लॉट ऑफ लोन्स फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेट साइड, एंड जो रिटेल लोन बुक है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्ड किया है। सो इन फ्यूचर बैंक का जो एक्चुअल फोकस होगा दैट विल बी मेनली ऑन रिटेल, बिकॉज रिटेल के एक तो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो काफ़ी स्टिकी होते हैं एंड रिटेल जो लोन्स होते हैं जनरली दे डोंट गिव द वेरी नेगेटिव सरप्राइजेस बिकॉज वो काफ़ी ग्रैन्युलर लोन्स होते हैं। तो रिटेल लेवल पे यदि आप देखोगे ग्रॉस एनपीए लास्ट ईयर में तो वो 3.86% के थे एंड ये ईयर में वो रिड्यूस होकर 2.12% की है, वाइल जो नेट एनपीएस है वो 1.82% के थे, वो भी काफ़ी रिड्यूस होकर लगभग सिर्फ 0.93% के है। तो बैंक ने काफ़ी यहाँ पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया है, उनके जो एनपीएस है उनको रिकॉग्नाइज किया है और इसीलिए जो नेट लेवल के जो एनपीएस है वो काफ़ी कम हुए हैं। इसके बाद में यदि आप ऑपरेटिंग इनकम देखोगे तो वो लगभग 2,634 करोड़ का था, जो इंक्रीज होके 3,650 करोड़ का हुआ है, यानी टोटल इनकम माइनस जो एक्सपेंसेस है इससे ऑपरेटिंग इनकम मिल जाता है। सो उसमें लगभग 39% का इंक्रीज है, दैट इज अ फैंटास्टिक नंबर। कॉस्ट टू इनकम रेशो दैट इज 77% जो था, जो रिड्यूस होके 72.95% है। इट इज स्टिल वेरी हायर ऑन द साइड। जनरली अच्छे बैंक्स का कॉस्ट टू इनकम यदि आप देखोगे तो वो 50% से भी कम होता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये थोड़ा नया बैंक है, जब भी मर्जर हुआ था आईडीएफसी और कैपिटल फर्स्ट का, तो उसके बाद में जो नया बैंक आईडीएफसी फर्स्ट जो फॉर्म हुआ था तो उसके बाद में उन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली जो ब्रांच है उसका एक्सपेंशन किया, एटीएम का एक्सपेंशन किया, तो उसके लिए काफ़ी आप देखोगे तो एक्सपेंसेस आते हैं। इसके अलावा आईटी सिस्टम डेवलप करने में भी काफ़ी एक्सपेंसेस आते हैं, इसीलिए कॉस्ट टू इनकम जो रेशो है वो काफ़ी हाइयर है कंपेयर टू जो बिग 4 या बिग 5 बैंक्स है इंडिया में।
यदि आप कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखोगे तो वो लगभग 601 करोड़ का था लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में, जो जंप होके 987 करोड़ हुआ है, जो 64% का इसमें इंक्रीज है। एंड लास्ट में यदि आप नेट प्रॉफिट देखोगे आफ्टर टैक्स तो 630 करोड़ का लॉस था और FY23 के फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने 474 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। यदि आप रिटर्न ऑन असेट यानी ROA देखोगे तो वो लास्ट ईयर में निगेटिव था इंक्लूडिंग ROE, और ROA का मतलब यह है कि टोटल बैंक ने कितना प्रॉफिट अर्न किया कंपेयर टू उनके असेट्स कितने हैं, यानी टोटल लोन बुक कितना है। यानी फॉर एग्जांपल ये केस में उनका फिलहाल में लोन बुक या टोटल असेट्स आर 1,37,663, तो ये असेट्स के ऊपर बैंक ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, दैट गिव्स द ROA विच इज करंटली 0.97%। अच्छे बैंक्स का जनरली वो 2 to 2.53% के आसपास होता है। तो ये जो बैंक है मुझे लगता है कि वो टर्न अराउंड हो चुका है, अभी ROA पॉजिटिव हो गया है। ROE इज ऑल्सो ऑलमोस्ट 8.96% विच इज एट दिस पॉइंट एटलीस्ट आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी गुड ROE। आगे जाके ये और इंक्रीज हो सकता है, जैसे जैसे उनके जो टोटल प्रॉफिट्स इंक्रीज हो गए वैसे ROE भी इंक्रीज हो जाएगा। अभी हम टोटल प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स यानी ROA एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे मूव हुआ ये देखते हैं, बिकॉज कोई भी बैंक के लिए ROA एंड ROE आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप टॉप लेफ्ट चार्ट में देख सकते हो कि वो 152 करोड़ का था क्वार्टर टू 2022 में, और ये जो नंबर है वो सीक्वेंशियल दिया है, फिर 281 करोड़ का हुआ, देन 343 एंड रिसेंट के क्वार्टर में 474 करोड़ का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैंक ने पोस्ट किया है, which is very very good number. Same is the trend you can see on a return on asset side. तो टोटल ROA क्वार्टर टू 2022 में 0.37% का था, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज होके करंटली 0.97% का है, और ये जो सारे नंबर्स है उनको एनुअलाइज बेसिस पे उन्होंने कैलकुलेट किया है। सेम इज द केस विद द रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी, जो सिर्फ 2.97% था क्वार्टर टू 2022 में, and which has increased up to 8.96% in Q1 2023। 20% के आसपास ROE लेके जाने का मैनेजमेंट का टारगेट है, which will be very very good ROE। यदि हम IDFC फर्स्ट बैंक का हिस्टोरिकल कासा देखते हैं तो मार्च 2019 में वो सिर्फ 7,893 करोड़ का था, which was very very low, और उसके बाद में कंटिन्यूअसली बैंक ने फोकस किया था टू इम्प्रूव देयर कासा, यानी लायबिलिटी साइड को उन्होंने पहले फिक्स कर लिया, एंड बाद में एट द सेम टाइम जो उनका टोटल लोन बुक था उसमें ज्यादा आपको ग्रोथ नहीं दिखेगा। दे वर जस्ट चेंजिंग द मिक्स ऑफ द लोन बुक फ्रॉम द कॉर्पोरेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो होलसेल लोन्स होते हैं, फ्रॉम दैट साइड दे कन्वर्टेड मोर ऑन अ रिटेल साइड। तो ओवरऑल एज अ लोन बुक एज अ नंबर आपको ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा, बट उसका मिक्स काफी चेंज हो गया, और एट द सेम टाइम कासा काफी अच्छा बिल्ड हो गया। कोई भी बैंक कासा पे क्यों फोकस करती है, बिकॉज कासा के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं कंपेयर टू जो बॉन्ड्स या जो बाकी डेट लेती है। इसीलिए यदि बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होता है तो उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ जाते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ जो फंड्स या कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्या है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ लेंडिंग क्या है, इसका वो डिफरेंस रहता है। तो बैंक का 3 ईयर का जो CAGR है ऑफ कासा इट इज ऑलमोस्ट 86%, और सेम क्वार्टर का यदि आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर से तो 22% का इंक्रीज हुआ है। करंटली जो टोटल कासा है बैंक का वो 56,720 करोड़ का है। उसके बाद यदि आप कासा एज अ टोटल रेशो देखोगे कंपेयर टू ऑल डिपॉजिट्स, तो बैंक ने काफी अच्छा मेंटेन किया है फ्रॉम मार्च 2021 टू जून 2022। लगभग 50 to 52% का उनका कासा एज अ परसेंटेज था। उसके बीच में उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स थे उसमें रिडक्शन भी किया था, बिकॉज बैंक को नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ाना था और बोरोइंग की जो कॉस्ट है वो भी कम करनी थी, तो इसीलिए इसमें थोड़ा इम्पैक्ट आया था। यदि आप मार्च 2021 एंड मार्च 2022 को कंपेयर करोगे तो लगभग 250 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हुआ था, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि जो इंटरेस्ट रेट्स बैंक ने FD पे और सेविंग अकाउंट्स पे दिए थे उस पे उन्होंने रिडक्शन किया था। बट स्टिल आई थिंक कासा अबाउ 50% मेंटेन करना इट्स अ फैंटास्टिक थिंग विच बैंक हैज डन वेरी वेल। इसके बाद में लेट्स डिस्कस मोर अबाउट बैंक के पास बाकी कौन कौन से बोरोइंग्स है विच इज अदर देन कासा। तो यदि आप जून 2021 में देखोगे तो टोटल जो बॉन्ड्स है उसका एडिशन वाज 27,936 करोड़, और वही आप ये क्वार्टर में देखोगे यानी जून 2022 में देखोगे
तो इट हैज रिड्यूस्ड बाय 22,406 करोड़, यानी लगभग 5,530 करोड़ का टोटल रिडक्शन हुआ है, विच वर द हाई कॉस्ट बोरोइंग। जनरली इनका जो इंटरेस्ट रेट्स रहता है इट इज मोर देन 8 to 9%, ब्लेंडेड यदि आप देखोगे तो 8.75% है फॉर द फ्यूचर जो बोरोइंग्स बैंक को रीपे करने हैं। इसके कंपैरिजन में उनका जो कासा रहता है विच इज जनरली आप देखोगे 5.5% के आसपास या 6% के आसपास उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रहता है। तो जैसे जैसे ये जो हाई कॉस्ट बोरोइंग्स है वो फ्लश आउट हो गए सिस्टम से, वैसे ही बैंक का जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, वो रिड्यूस होगा और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी निम से वो और इंक्रीज हो सकते हैं इन फ्यूचर। तो यदि आप नीचे पढ़ोगे तो वहां पे उन्होंने लिखा है कि टोटल और जो बचे हुए हाई कॉस्ट बोरोइंग्स है वो लगभग 22,406 करोड़ के है, विथ अवर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ 5 to 5.5%। तो ये लगभग आप देखोगे तो उनके जब भी वो रिप्लेस हो जाएंगे कासा या बाकी डिपॉजिट से, तो ये जो डिफरेंशियल है बिटवीन 8.75% एंड 5 to 5.5%, तो उससे बैंक को लगभग 750 to 800 करोड़ का जो इनकम है दैट बैंक विल एबल टू ऐड इनटू नेट इंटरेस्ट इनकम ऑन एनुअलाइज बेसिस। सो ये एडिशनल इनकम हो जाएगा विच विल बी वेरी गुड फॉर द बैंक। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि बैंक की जो रिटेल साइड की लोन बुक है उसमें उन्होंने कैसे ग्रोथ किया था। तो यदि आप 2019 मार्च में देखोगे तो दे हैड अ लोन बुक ऑफ अबाउट 42,209 करोड़ ओनली फॉर द रिटेल एंड कमर्शियल फाइनेंस, which they have grown to about 1,01,309 crores till June 2022. So it has been a very very good growth and जो NPAs है वो भी उन्होंने काफी उसमें कंट्रोल रखा है। कोविड के ड्यूरेशन में थोड़ा आप देखोगे तो बैंक को एक हिट लगा था बिकॉज मोस्टली जो इम्पैक्ट था कोविड का वो रिटेल असेट जो थे उसके ऊपर आया था, रिटेल कस्टमर्स के ऊपर आया था। बट सीम्स टू बी दैट कि बैंक इज नॉर्मलाइजिंग एंड बैंक इज कमिंग आउट ऑफ दैट कोविड हिट। यदि आप कॉर्पोरेट बुक देखोगे यानी जनरली ये बड़े साइज के लोन्स होते हैं तो बैंक ने ऑलरेडी गाइड किया था कि उनको ये काफी रिड्यूस करने हैं। तो मार्च 2020 तक उन्होंने 22,427 करोड़ तक उन्होंने रिड्यूस किए थे और अभी वो फ्लैट है, ज्यादा उसमें इंक्रीज या डिक्रीज बैंक नहीं कर रही है बिकॉज बैंक का मेजर फोकस इज टू ग्रो द रिटेल असेट्स, नॉट ऑन द कॉर्पोरेट साइड या होलसेल लेंडिंग। उसके बाद नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रॉस लेवल एंड नेट लेवल के जो एनपीएस है। तो मार्च 2021 में यदि आप देखोगे तो पीक हो गए थे ग्रॉस एंड नेट एनपीएस एंड इट इज बिकॉज ऑफ द कोविड। तो ग्रॉस एनपीए लगभग 4% का था एंड नेट एनपीए लगभग 1.9% के थे। दिस इज ओनली रिलेटेड टू रिटेल असेट्स या रिटेल की जो लोन बुक है। एंड उसके बाद में एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट केप्ट ऑन डिक्लाइनिंग एंड करंटली जो रिटेल लोन्स के एनपीएस है ग्रॉस लेवल के वो 2.12% के है एंड नेट लेवल के वो 0.93% के है। इसके अलावा बॉटम ऑफ पेज में आप यदि पीसीआर देखोगे यानी प्रोविजन कवरेज रेशो, सो दैट आल्सो हैज इम्प्रूव्ड टू 72%। तो जितना ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक एंड जो एनपीएस है वो कम हो रहे हैं, दैट इज अ गुड साइन एंड एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो आई थिंक द बैंक हैज ऑलमोस्ट टर्न अराउंड एंड यहाँ से हमें आगे जाके और बेटर रिजल्ट दिख सकते हैं। इसके बाद में यदि आप कॉर्पोरेट बुक के एनपीएस देखोगे तो यहाँ पे ये क्वार्टर में वो इंक्रीज हुए हैं और उसका रीजन जो है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द रिटेल चेन जो था दैट स्लिप्ड एंड दे हैव कंसिडर्ड द 100% एनपीए फॉर दैट। मोस्टली इट शुड बी द फ्यूचर ग्रुप का जो रिटेल चेन है दैट बिकेम द एनपीए। इसीलिए कॉर्पोरेट लेवल के जो एनपीएज है ग्रॉस एनपीए वो 2.75% के थे मार्च 2022 में, जो इंक्रीज होके 3.67% है। बट यदि आप नेट एनपीएस देखोगे तो आफ्टर प्रोविजंस वो सिर्फ 0.20% के है। सो हियर ऑल्सो बैंक हैज डन वेरी वेरी वेल। यदि आप एट अ बैंक लेवल पे एनपीएस देखोगे तो इट इज ऑलमोस्ट 3.36% ऑन ग्रॉस लेवल एंड 1.3% ऑन द नेट लेवल। इसमें से यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बुक के जो एनपीएस है वो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ग्रॉस लेवल पे बैंक के जो एनपीएस है दैट इज 2.39% एंड नेट लेवल पे इट इज ऑलमोस्ट 0.8% एंड जो प्रोविजन कवरेज रेशो है दैट इज ऑलमोस्ट 73%। तो बैंक का आगे जाके जैसे कि फोकस होने वाला है मोस्टली ऑन रिटेल साइड, तो आज हमें जो एनपीएस दिख रहे हैं मुझे लगता है कि आगे जाके वो काफी और कम हो जाएंगे इफ देयर इज नो सरप्राइजेस लाइक कोविड या और कुछ सिचुएशन आती है। बट जनरली आई एम एक्सपेक्टिंग कि बैंक का जो एनपीए लेवल्स है वो ग्रेजुअली कम रहेंगे एंड मैनेजमेंट हियर ऑल्सो इज वेरी प्रूडेंट टू कीप मेंटेनिंग दिस लोअर एनपीएस। और यदि लो एनपीएस हो जाते हैं, प्रोविजंस कम हो जाते हैं और जब रिटेल बुक जो ग्रैन्युलर बुक है काफी, इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देने लगेगा
तभी ROE, ROA ये सारे जो रेशोज है वो इम्प्रूव होने लगेंगे एंड आई थिंक स्टॉक को भी काफी अच्छा एक री रेटिंग भी मिल सकता है विच वी हैव सीन इन लास्ट वीक। नाउ विल डिस्कस अबाउट इनकम स्टेटमेंट के बारे में। तो फर्स्ट वन इज द इंटरेस्ट इनकम, यानी बैंक ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया एंड बैंक ने कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस किया, इसका जो डिफरेंस होता है दैट इज NII यानी नेट इंटरेस्ट इनकम। तो जिसमें लगभग 26% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। करंट के क्वार्टर में बैंक ने लगभग 2751 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम अर्न किया है। इसके बाद में फी एंड अदर इनकम एंड ट्रेडिंग गेन आ जाता है और वो यदि आप ऐड करते हो तो ऑपरेटिंग इनकम आ जाता है, बट वी शुड नॉट कंसिडर द ऑपरेटिंग इनकम, इसीलिए एक्सक्लूडिंग गेन का आप देखोगे तो ऑपरेटिंग इनकम उन्होंने पोस्ट किया है जिसमें लगभग 39% का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी लगभग 31% का ग्रोथ है एंड जो PPOP यानी प्री प्रोविजनिंग प्रॉफिट है यानी बिफोर प्रोविजंस, तो लगभग उसमें 5% का डिक्लाइन हुआ है। इसमें यदि आप देखोगे तो प्रोविजंस काफी कम हो गए हैं। लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में यानी Q1 2022 में बहुत हाई प्रोविजंस थे बिकॉज ऑफ कोविड विच वेर अबाउट 1872 करोड़, जो डिक्लाइन होके सिर्फ ये क्वार्टर में 308 करोड़ के है। 84% का यहाँ पे रिडक्शन है और प्रोविजंस डिक्लाइन हुआ है, इसीलिए PBT इंक्रीज हो गया है, 636 करोड़ का है और इसीलिए पैट भी जो है वो इंक्रीज हुआ है फ्रॉम लॉस ऑफ 630 करोड़ इन लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपेयर टू दिस ईयर दे हैव पोस्टेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट ऑफ 474 करोड़। तो यदि आपको भी जानना है कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में कैसे चेंजेस करता हूँ, क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक का भी एक अच्छा टर्न अराउंड मुझे दिख रहा है तो शायद मैं बैंक में फिर से एक्सपोजर ले सकता हूँ। मैंने ये बैंक में लगभग 30-32 रुपीज में एंटर किया था एंड 56 to 60 रुपीज में हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया था लास्ट ईयर में एंड वही प्रॉफिट से बाकी कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके वी एक्चुअली गॉट अबाउट 3 to 4x मोर रिटर्न्स। तो यहाँ पे जो 1 ईयर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या वो टाइम फ्रेम का जनरली अपॉर्चुनिटी लूज हो सकता था उसका ही हमने एक बेटर यूज किया। वी हैव इन्वेस्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम इन IT स्टॉक्स जो काफी अंडर वैल्यूड थे एंड एक अच्छा रन अवे भी था, तो वी गॉट अ वेरी वेरी गुड रिटर्न्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो यदि आपको भी जानना है कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स होल्ड करता हूँ, हम कभी स्विच करते हैं, उसमें क्या अलोकेशन होता है मेरा, इसके अलावा मैंने काफी एक एजुकेशनल वीडियोस भी अपलोड किए हैं ऑन मेनी कंपनीज विच आर एक्सक्लूसिव फॉर द मॉडल पोर्टफोलियो मेंबर, जैसे कि मनोरमा इंडस्ट्रीज, सुवेन फार्मा या पिरामल एंटरप्राइजेस, सिंजिन। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप देख सकते हो। इसके अलावा आने वाले जो भी वेबिनार्स होंगे वो मॉडल पोर्टफोलियो मेंबर्स के लिए कंप्लीटली फ्री होंगे। तो ये जो मॉडल पोर्टफोलियो का कंप्लीट पैकेज है विच आई एम ऑफरिंग ओनली एट 12,000 विच इज रियली वैल्यू फॉर मनी। तो यदि आपने अब तक मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब नहीं किया होगा या रजिस्टर नहीं किया होगा तो जरूर उसको रजिस्टर कर लीजिए। इसके रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन की लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। यदि आपको ये IDFC फर्स्ट बैंक का डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और जरूर ये जो वीडियो है वो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी काफी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज मिल जाएगा।